हेलो एवरीवन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टोइकियोमेट्री को पढ़ेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ने से पहले हमें मोल समझने होंगे, जैसे मोल कंसेप्ट जो कि हमने कर लिया है। तो स्टोइकियोमेट्री जो होता है बेसिकली दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का क्या मतलब हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मास के बेसिस पे, उसके मोल्स के बेसिस पे, उसके वॉल्यूम के बेसिस पे, ये सब के बेसिस पे उस केमिकल रिएक्शंस का एनालिसिस करते हैं स्टोइकियोमेट्री के अंदर। तो इसको हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड सेकेंड पार्ट को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिकल रिएक्शन का, मतलब केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, analysis of chemical reaction based upon its mass और वॉल्यूम और मोल। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सभी चीज़ का एनालिसिस उसके मास के बेसिस पे या उसके वॉल्यूम के बेसिस पे या उसके मोल्स के बेसिस पे हम लोग कहेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और अगर केमिकल रिएक्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्ट करके, फॉर एग्जांपल ए रिएक्ट कर रहे हैं बी से और इससे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है सी। तो इसका अगर हम एनालिसिस करेंगे कि ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और सी के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो हम कहेंगे उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानने होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन पता करने होते हैं डिफरेंट चीज़ के, कितने रिएक्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से तो कितने बनेंगे। तो उसको तो डिटेल्स में हम लोग दोनों हेडिंग को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो देखते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस बेस्ड अपॉन इट्स मास और वॉल्यूम। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग मास एनालिसिस, और इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि मोल एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग पहला चीज़ ये पढ़ते हैं। इसके अंदर सेकेंड चीज़ पढ़ते हैं मोल वॉल्यूम एनालिसिस। ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ये क्या है मोल एनालिसिस। सेकेंड चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं मोल एंड वॉल्यूम एनालिसिस। और थर्ड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। ये क्या है, मोल एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी, फॉर एग्जांपल बन रहा है 2C प्लस 3D। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि 1 मोल ए रिएक्ट करते हैं 1 मोल बी से और इससे प्रोड्यूस होते हैं 2 मोल्स ऑफ सी एंड 3 मोल्स ऑफ डी। ये इस रिएक्शन का नेचर है। तो इसमें मुझे अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ए के दिए हैं, पूछ रहे हैं कि सी कितने मोल्स ऑफ प्रोड्यूस होंगे, डी कितने मोल्स ऑफ प्रोड्यूस होंगे, और अगर मैंने स्पेसिफिक मोल्स ऑफ ए लिए हैं तो बी कितने मोल रिएक्ट होंगे। इस तरह के एनालिसिस को हम लोग कहेंगे मोल एनालिसिस और मास एनालिसिस। अगर हमें पूछे कि ए के फॉर एग्जांपल मोल्स लिए हैं, सी के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसे हम लोग कहेंगे कि मोल एंड वॉल्यूम एनालिसिस है उस केमिकल रिएक्शन का। अगर फॉर एग्जांपल ए के हमें वॉल्यूम दिए हैं कुछ पर्टिकुलर लीटर या मीटर क्यूब है किसी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और पूछ रहा है सी के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं या डी के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं या बी के कितने वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं मोल एनालिसिस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे। पहला हो गया इसका पार्ट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं बेस्ड अपॉन इट्स मोल्स और वॉल्यूम। मोल है मीन्स वही मास है, उससे हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसके वॉल्यूम के बेसिस पे।
और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं बेस्ड अपॉन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली ये इस चीज़ को स्टडी करने के कन्वीनियंट के बेसिस पे हम लोग इसको अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट एक्चुअली मतलब केमिकल रिएक्शन के एनालिसिस ही होते हैं दोनों चीज़ों में। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग फिर से और कैटेगराइज कर दिए कि मोल मोल एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस के अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के मोल्स दिए हैं तो कितने मोल्स दूसरी चीज़ के बनेंगे या रिएक्ट करेंगे ये फाइंड करते हैं। और मोल और वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ के मोल दिए हुए फॉर एग्जांपल रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने वॉल्यूम दूसरी चीज़ के प्रोड्यूस होंगे या रिएक्ट करेंगे उसी कंडीशन के टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एनालिसिस में किसी पर्टिकुलर चीज़ के हमें वॉल्यूम दिए रहते हैं तो दूसरे पर्टिकुलर चीज़ के वॉल्यूम कितने रिएक्ट करेंगे और दूसरी चीज़ कितने बनेंगे सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ मोल मोल एनालिसिस और मास मास एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस ये क्या है, इसे डिटेल में समझने से पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ और इसका मतलब समझता हूँ, और इसका यूज ऑलवेज हुआ केमिकल रिएक्शंस में। इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़े, मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़े, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े, या केमिस्ट्री किसी चैप्टर में पढ़े जिसमें केमिकल रिएक्शंस होगा और उसके एनालिसिस होंगे, इसका यूज होगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझने के लिए। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलवेज प्रॉब्लम होगा। ये क्या है कि मैं मानता हूँ कि ए रिएक्ट कर रहे हैं बी से और इससे प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है सी एंड डी। ए रिएक्ट कर रहे हैं बी से, प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें सी एंड डी। तो हम मानते हैं कि अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं। मैं एक जनरल ये ले रहा हूँ, कंडीशन ले रहा हूँ कि अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं बीटा मोल्स ऑफ बी से और इससे प्रोडक्ट होते हैं गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ डी। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस है जिसमें कि अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बीटा मोल्स ऑफ बी से और इससे बन रहे हैं गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा होता है एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ ए यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ बी से और बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ सी एंड 3 मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हो गया 1 1 2 एंड 3। तो इस ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, एक ये नंबर होता है जिस वो नंबर होते हैं मोल के, उतने नंबर ऑफ मोल वो पर्टिकुलर चीज रिएक्ट करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में मैं कहूंगा तो इस रिएक्शन का नेचर है, इस केमिकल रिएक्शन का नेचर है कि अल्फा मोल्स ऑफ ए अगर रिएक्ट करेंगे तो बीटा मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करेंगे, और अगर अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करेंगे तो गामा मोल्स ऑफ सी बनेंगे, और अगर अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करेंगे तो डेल्टा मोल्स ऑफ डी बनेंगे। इस केमिकल रिएक्शंस का नेचर है ये। इसी के बेसिस पे, यही जो रिलेशन है इसी के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्ट करते हैं, तो गामा मोल्स ऑफ सी बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ए रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, गामा डिवाइड बाय अल्फा मोल्स ऑफ सी बनेंगे। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में दिए हैं कि 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ सी बनेंगे, तो कितने बनेंगे, गामा डिवाइड बाय सी इंटू 5 मोल्स ऑफ बनेंगे सी। तो ये मैंने क्या किया है, ये यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई किया, क्योंकि मुझे ये इस चीज़ का मतलब पता है कि अगर अल्फा मोल ऑफ ए बनेंगे तो गामा मोल ऑफ सी बनेंगे, क्योंकि इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का ये नेचर है। और क्वेश्चन में अगर हमें पूछ रहा है कि इसके अगर हमने 5 मोल्स लिए हैं तो कितने सी बन रहे हैं, तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। तो अगर हमें इस चीज़ का मतलब पता रहेगा कि ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, तो ही हम इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले मैं इस चीज़ का मतलब लिखता हूँ और उसको फिर डिटेल में समझते हैं। इस चीज़ का मतलब है कि इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं इस रिएक्शन में अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बीटा मोल्स ऑफ बी टू गिव गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ डी। इस रिएक्शन का क्या मतलब है, इस रिएक्शन का मतलब है कि अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विथ
beta moles of B to give gamma moles of C and delta moles of D. इट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का नेचर है, इस चीज को हमें समझना होगा। इसी रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं। तो अगर मुझे पता है कि अल्फा मोल ए से बीटा मोल बी बन रहा है, तो मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं कि इतने मोल अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो बी कितने मोल निकलेंगे। तो इस चीज को हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल चीज है। इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम और डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो इस नेचर में ये रिएक्ट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा डेल्टा गामा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कि दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्ट करते हैं, जिस रेशियो में कोई भी स्पेसीज केमिकल स्पेसीज रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट जाते हैं, हमें पता है कि 10 एप्पल्स के प्राइस हैं 20 रुपीज। तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में हमारा एप्पल है, राइट साइड में क्या है, रुपीज है। तो इसको कहेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 10 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, 20 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो 10 एप्पल्स के प्राइस है 20 रुपीज। तो अगर हम मुझे पूछा जाए कि 5 एप्पल्स के प्राइस क्या होंगे, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 एप्पल। इसका मतलब है कि ये इस नेचर में रिएक्ट करते हैं, मतलब ये इसका नेचर है। क्या 10 एप्पल का नेचर है कि इसका प्राइस 20 रुपीज है, मतलब मार्केट वैल्यू है। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि 7 एप्पल के प्राइस क्या होंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसको, यूनिटरी मेथड से फाइंड करते हैं। तो मुझे पता है कि 10 का प्राइस है 20 रुपीज, तो 1 के प्राइस कितने हो जाएंगे, 20/10 रुपीज। तो हमें कितने फाइंड करने हैं, 7 एप्पल के। तो कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 7 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड में जिस चीज का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, जो फाइंड करने होते हैं उसे राइट में लिखते हैं। तो मुझे रुपीज फाइंड करने थे, तो रुपीज वाले वैल्यू को राइट में लिखा। तो 10 एप्पल के प्राइस 20 रुपीज, इसलिए 1 का यूनिट का वैल्यू हो गया 20/10। तो 7 एप्पल के प्राइस हो गए 20/10 इंटू 7 रुपीज। तो क्या किया मैंने, इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लिया। अब एक हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं आयोडीन से, तो बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, सारे गैसेस फॉर्म में है। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो 2। तो अभी जो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 नंबर है, और यहाँ पर 2 नंबर है। इसको हम लोग कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर दिस रिएक्शन। हियर 1 and 2, these are called stoichiometric coefficient। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हुआ कि ये इस रिएक्शन का नेचर है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे इसके। मतलब कि 1 मोल ए के रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल, मतलब 1 मोल H2 के रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल I2 के रिएक्ट करेंगे, तो उससे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होंगे। इस केमिकल रिएक्शन के नेचर है। तो सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैंने इसके मोल्स लिए हैं, अगर इसके मोल्स अगर मैंने ले लिए हैं 5, तो इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही जैसे मैंने एप्पल वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि मुझे पता था कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ एप्पल के प्राइस कुछ थे, तो मुझे जितने निकालने थे तो पहले मैंने यूनिट के निकाल लिया, फिर 7 के निकालने थे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली ये चीज यहाँ पर वही है, क्या है कि जैसे कि एक H2 का प्राइस है 2, उसी तरह का हो गया जैसे कि 1 एप्पल का प्राइस है 2, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना होंगे। तो मुझे इस स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन से पता है कि 1 मोल H2 गिव्स 2 मोल HI। ये केमिकल रिएक्शंस का नेचर है, ये मुझे दिया हुआ है। तो 1 मोल है तो मतलब कि ये ऑलरेडी यूनिट है, मुझे अब यूनिट में कन्वर्ट नहीं करने होंगे, ये ऑलरेडी यूनिट है।
तो इसका मुझे पता है कि 1 मोल H2 2 मोल देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्वेश्चन में मुझसे कितने पूछ रहे हैं कि अगर ये 5 मोल रिएक्ट करे, 5 मोल H2 रिएक्ट करे तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 इंटू 5, इट मीन्स 10 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। कब? जब मैं लेता हूँ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड अपॉन इट्स मोल। मतलब कि यहाँ पर भी मोल दिए हुए हैं और यहाँ पे भी मैं मोल फाइंड कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। अब अगर मोल मोल एनालिसिस हमने कर लिया तो इसका हम लोग मास फाइंड कर सकते हैं या इसको हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस इज मास मास एनालिसिस। तो ये क्या है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने किया है मोल मोल एनालिसिस ऑफ दिस रिएक्शन। ये था मोल मोल एनालिसिस ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब एक चीज के मोल्स दिए हुए हैं तो दूसरी चीज के मोल्स हमने फाइंड किए हैं। तो ये है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट। क्या? कि मोल मोल एनालिसिस, एक चीज के मोल दिए हैं, दूसरी चीज के मोल हमने फाइंड किए हैं। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि उस नेचर में रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग, यही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसको हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। अभी जो क्या यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, इसको कहते हैं मतलब बैलेंस रिएक्शन करके, या हम आगे पढ़ेंगे पीओएसी से भी कर सकते हैं, या मुझे अगर उसके ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो उससे भी कर सकते हैं। तो उसको बाद में देखेंगे। तो पहले यही देखते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से, यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने होंगे। फिर हमें समझना होगा कि बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है। फिर हमें यूनिट के लिए फाइंड करने होंगे। फिर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं उसके लिए फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव्स अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। तो पूछ रहा है अगर मुझसे कि इसके अगर 7 ग्राम रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या है, ये भी वही चीज है। मतलब एक चीज के मास दिए हुए हैं, ये क्या है, इसका मास दिया हुआ है, और इसके क्या पूछ रहे हैं हमें, इसके मास पूछ रहे हैं। तो एक चीज के मास से दूसरी चीज के मास को फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि हमें मास मास एनालिसिस करने होंगे। मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का पहला वाला टॉपिक है। तो हमें फर्स्ट क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें करना है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, अदरवाइज हमें पता नहीं होगा और हम गलत आंसर ला देंगे। तो बैलेंस इसको कर दिया, तो ये सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे हीट एंड ट्रायल से। यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे हो जाएंगे 3। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब है कि ये अगर 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो ये 3 मोल रिएक्ट करते हैं और ये 2 मोल बनते हैं। इस केमिकल रिएक्शन का नेचर है, नेचर क्या है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन का नेचर है। और मुझे दिया हुआ है कि 7 ग्राम अगर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया कितने प्रोड्यूस होंगे। और ये भी अगर पूछ दे कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, तो ये दोनों चीज को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस करते रहना होंगे। फिर नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि ये मोल क्या है, ये क्या है, हमें वैल्यू दिया है, कौन सा रेशियो दिया है, ये रेशियो है मोल का, ये मास का रेशियो नहीं है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये मोल का रेशियो, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं, मोल्स दिए हैं। तो हमें क्या करने होंगे, हमें फाइंड कर लेने होंगे इसके मोल्स। मतलब कि 7 ग्राम नाइट्रोजन जो है इसे मोल्स में कन्वर्ट कर देने होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, कितने रिएक्ट किए हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे। तो ये होते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट, हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो वेट दिए हुए हैं 7 ग्राम और नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 28, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या है कि ये अब 7 जो ग्राम दिया था, ये क्या दिया था एक्चुअली, ये 1/4 मोल दिया था। अब हम इसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब फिर हम लोग जाते हैं यूनिटरी मेथड पे, बेसिक मेथड पे, एप्पल वाला चीज पे। मतलब कि हमें प्राइस पता रहता है पर्टिकुलर नंबर के, तो पहले मैं यूनिट का निकालता हूँ, फिर निकालता हूँ कि कितने के वैल्यू हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या प्राइस दिया हुआ है, मतलब किस रेशियो में रिएक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन में 1 मोल N2 रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स अमोनिया बनते हैं। मतलब
ऑलरेडी ये वाला रिएक्शन बैलेंस है। मुझे पता है, मतलब यूनिट की वैल्यू मुझे पता है कि 1 यूनिट नाइट्रोजन जो है वो 2 यूनिट अमोनिया देते हैं, क्या, मोल्स। हमारे पास क्वेश्चन में कितने हैं मोल्स अमोनिया, 1/4 मोल अमोनिया है, सॉरी नाइट्रोजन है। 1/4 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 मोल बनेंगे क्या, अमोनिया। तो इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू हाफ मोल अमोनिया बना। अब मुझे पूछ रहा है अगर क्वेश्चन में फाइंड इट्स वेट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोल को वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। इट मीन्स कि वेट इक्वल टू क्या हो गया किसी चीज़ का, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। तो अगर मुझे वेट पूछ रहा है तो उसके क्या करेंगे, उस मोल को उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके आ जाएंगे वेट। तो इसका मतलब इसके वेट क्या हो जाएंगे, इसके मोल मतलब 1/2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन के 14 और ईच हाइड्रोजन के 1, मतलब हो गए 317 इंटू 17। ये इतने ग्राम क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे अमोनिया इस रिएक्शन से। तो इसको अभी हमने क्या किया है, इस रिएक्शन को अभी हमने एनालाइज किया है बेस्ड अपॉन इट्स मोल एंड मास। तो ये मोल मोल एनालिसिस हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं इस चीज में। तो अगर कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, मतलब कि मुझे इस दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने होंगे, किसके किसके बीच में, बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मुझे पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से, तो 3 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो इसके 1/4 रिएक्ट करेंगे तो कितने करेंगे, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस केमिकल रिएक्शन से मुझे पता है कि बैलेंस करके, बैलेंस जो किया है उससे हमने देखा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, 3 मोल्स है। तो इसका मतलब कि यूनिट के लिए मुझे वैल्यू पता है, यूनिट फाइंड नहीं करने हैं, बट क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 1/4 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1/4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे। ये वैल्यू क्या है, मोल है, दिस इज मोल। उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मोल को वेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मतलब ये मोल का वैल्यू हो गया 3/4 और मोलिकुलर वेट हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है 2, मतलब दिस मच ऑफ ग्राम। तो हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए, इस चीज़ का मतलब समझे कि कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके पीछे जो नंबर लिखते हैं उस चीज़ का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा ग्रामेट्रिक एनालिसिस का पहला पार्ट, मोल मोल एनालिसिस। इस चीज़ को अगर समझे हैं आप तो स्टोइकियोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को हम लोग मतलब कर सकते हैं और आगे बहुत आसानी होगी बहुत सारी चीज़ पढ़ने में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से मैं इसको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोल और वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। मतलब सारे अभी स्टोइकियोमेट्री के अंदर सारे क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो मैं एक जनरल टर्म लिया हूँ कि अल्फा मोल्स ऑफ अगर ए रिएक्ट कर रहे हैं बीटा मोल्स ऑफ बी से और इससे बन रहे हैं गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ डी, तो इस चीज़ का मतलब हो गया कि ये एक नंबर है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल पर्टिकुलर चीज रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं तो बीटा मोल्स ऑफ बी बन रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, गामा मोल्स ऑफ सी बन रहा है और डेल्टा मोल्स ऑफ डी बन रहा है। ये एक रेशियो है जिस रेशियो में ये रिएक्ट करता है। तो मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल ए बी के बीच में रिलेशन है कि इसके अगर अल्फा मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके बीटा रिएक्ट करते हैं, तो इसके 1 करेंगे रिएक्ट, इसके यूनिट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीटा बाय अल्फा ये रिएक्ट करेंगे। तो अगर इसके मुझे फॉर एग्जांपल 13 पूछा, 13 मोल रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये 13 करेंगे तो बीटा बाय अल्फा इंटू 13 मोल्स ऑफ बी बनेंगे। तो ये है इस चीज़ का मतलब, हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह वैलिड होता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा मास मास एनालिसिस। तो ग्रामेट्रिक एनालिसिस के अंदर सेकेंड टॉपिक जो हमने देखा था उसे हम लोग कहते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। मतलब ग्रामेट्रिक एनालिसिस का सेकेंड टॉपिक है दैट इज मास वॉल्यूम एनालिसिस या वेट वॉल्यूम एनालिसिस या मोल वॉल्यूम एनालिसिस हम इसको कहेंगे, या मास वॉल्यूम एनालिसिस या इसी को हम लोग कहेंगे मोल वॉल्यूम एनालिसिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास मास है उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट किया जा सकता है अगर मोलिकुलर वेट मुझे पता है तो। दूसरी चीज जो है दिस इज कॉल्ड मोल वॉल्यूम एनालिसिस। मोल वॉल्यूम एनालिसिस में क्या होता है कि एक जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके मोल्स मुझे पता है, तो दूसरे के वॉल्यूम पता करने होते हैं at similar condition of at similar
कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ए से बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 3C, ए मोल 1 मोल ए रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 मोल सी बन रहे हैं। तो अगर इसके दिए में फॉर एग्जाम्पल 3 मोल, तो इसके कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे एट फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सी एंड 4 atm प्रेशर। मुझे ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कि ए से बन रहे हैं सी, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद मुझे पता चला कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि अगर इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस या मोल वॉल्यूम एनालिसिस। तो क्या होगा, वही चीज होगा, सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पहले हमें क्या कर लेना होंगे, पहले तो मैं इतना चीज कर सकता हूँ कि इसके वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो इसके पहले मैं मोल निकाल सकता हूँ। कैसे मोल निकाल सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सिमिलर सेम तरीके से इसके मोल फाइंड कर लेंगे। अब इसके मुझे मोल पता है और इसके टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, जो कि अभी ध्यान में रखना है। बताया हुआ था पिछले पिछले वीडियो में कि प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन है गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम का। मतलब करना क्या है, तो मुझे पहले इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब लिखना है कि 1 मोल ए रिएक्ट्स टू गिव 3 मोल सी, मुझे ये पता है। तो इसका मतलब कि कोई यूनिट मोल ए रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल बनते हैं सी। तो क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 3 मोल ए रिएक्ट करेंगे तो ये कितने बनेंगे, 3 इंटू 3, 1 से 3 बन रहे थे, 3 से 3 इंटू 3 मोल बनेंगे, 3 मोल सी बनेंगे। इसका मतलब है कि 9 मोल सी बने। अब मुझे क्या पता है कि 4 सी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 9। मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है किसका, सी का। मुझे प्रेशर पता है, प्रेशर इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते, 4 atm। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सी, इसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, 25 प्लस 273 करेंगे तो इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो मुझे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, मोल पता है। अब पता करने क्या, वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम, सी के, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट, वी इज इक्वल टू वॉट। तो एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मुझे इसे यूज कर देना है। मतलब ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और ये कांस्टेंट होता है, ये भी मुझे पता है, ये क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। तो मुझे ये फाइंड करने हैं, हो जाएंगे, मतलब आराम से हो जाएंगे। सारा कुछ पता है, एक चीज पता नहीं है। मतलब क्या लिखना है, यहाँ प्रेशर का वैल्यू लिखना है 4 इंटू, इसको लिख देते हैं वी इक्वल टू मोल्स की वैल्यू हम फाइंड किए हैं अभी क्वेश्चन में। किस मेथड से फाइंड किए हैं, तो मोल मोल एनालिसिस करके। इसका वैल्यू हो गया 9 और आर का वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो अगर मैं इसका वैल्यू लेता हूँ एटीएम में, इसका लीटर में, तो मुझे ये वैल्यू यूज करने होंगे। और अगर मैं लेता हूँ इसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसका लेता हूँ वैल्यू मीटर क्यूब में, तो मुझे यहाँ पे 8.314 लिखने होंगे। तो नॉर्मली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मुझे यही देता है एटीएम और वॉल्यूम में। लेकिन अगर दिया रहेगा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब में, और सॉरी ये 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में, और ये मीटर क्यूब में, तो ऐसा यूनिट लेने होंगे। इसको डिटेल से देखेंगे गैस स्टेट वाले वीडियो में। और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, 298 केल्विन। तो इससे वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया, मतलब 9 इंटू 0.0821 इंटू 298, दिस डिवाइड बाय 4, दिस मच ऑफ लीटर, दिस मच ऑफ लीटर। क्यों, क्योंकि आर का यूनिट जो था, आर का वैल्यू हमें लिया है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो इसका यूनिट है, उसका मतलब वॉल्यूम का वैल्यू आ गया कितना, दिस मच ऑफ लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू जो भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल वॉल्यूम एनालिसिस जो है उसको करते हैं और किसी चीज का वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। एक चीज और है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन, इससे चीज और क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऐसा रिएक्शंस है, दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसके 50 ग्राम रिएक्ट करते हैं तो इसके
कितने लीटर रिएक्ट करता है, इसका वॉल्यूम कितना रिएक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये कैसे एनालिसिस हो गए, मतलब कि ये वेट दिया है, इसका मतलब इसके हम लोग मोल फाइंड कर लेंगे। इसके मोल फाइंड कर लेंगे, मतलब एक का मोल पता है, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो इस एनालिसिस को हम लोग कहेंगे मोल वॉल्यूम एनालिसिस। इसका मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 50 ग्राम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 अप्रॉक्स। तो 50/24 मतलब इसके मोल्स पता है, तो 50/24 मोल्स है मैग्नीशियम का। तो कंडीशन अगर दे दिया है कि STP, एक कंडीशन है कि एट STP फाइंड the volume of O2 reacted, find the value of O2 reacted। तो ये क्या है, ये भी है वही चीज, मतलब मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम निकालने हैं, मतलब मोल वॉल्यूम एनालिसिस। और इस तरीके की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम लोग कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मुझे पता है कि 1 मोल Mg रिएक्ट करते हैं, तो अब इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा, बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखने होंगे, यहाँ पर 2 लिखने होंगे, यहाँ पर 2 लिखने होंगे, या यहाँ पे 1, यहाँ पर हाफ, यहाँ पे 1 लिखते फिर भी काम होता है, एक ही चीज है। तो इसका मतलब है कि 2 बैलेंस रिएक्शन से 2 मोल्स ऑफ Mg रिएक्ट करते हैं, तो क्या होते हैं 1 मोल ऑफ O2, ये मोल है। 2 मोल Mg रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। इसका मतलब यूनिट मोल दैट इज 1 मोल Mg रिएक्ट करेंगे तो ये कितने बनेंगे, हाफ मोल O2 बनेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है 50/24 मोल Mg रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कितने बनेंगे, हाफ इंटू 50/24 मोल बनेंगे, क्या O2, ये क्या है मोल्स है। तो मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता है कितने रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि एट STP, इस चीज को याद रखना है। अब ये कैसे आया ये मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी जनरल इसको याद रखना है कि एट STP 1 मोल का वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए STP पे होता है 22.4 लीटर। इस रिजल्ट को याद रखना है, और एवोगैड्रोस लॉ वाले वीडियो में बताया भी था, तो इसका फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो STP कंडीशन क्या होता है ये बताता हूँ, और ये वैल्यू क्यों आया ये बताता हूँ। लेकिन अभी याद रखना कि STP पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। तो क्वेश्चन में कितने मोल्स हमने फाइंड किए हैं, क्वेश्चन में हमने इतने मोल्स फाइंड किए हैं ऑक्सीजन के, 50/2 इंटू 24। तो क्वेश्चन में क्या है 50/2 इंटू 24 मोल हम लोग फाइंड किए हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 21 का इतना है, तो इतने क्या हो जाएंगे 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। तो 22.4 इंटू 50 बाय इसका वैल्यू हो गया 48, इतने क्या हो जाएंगे लीटर बनेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ पहले मोल एनालिसिस से हम लोग मोल फाइंड कर लिए ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लिए, मुझे पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही आंसर होगा। ओके ठीक है। अब हम देखते हैं कि STP पे किसी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम क्यों होता है 22.4 लीटर, ये याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 मोल्स आता तो 5 इंटू 20.2.4 लीटर आ जाते। अब ये देखना है कि किसी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर क्यों होता है। STP कंडीशन होता है जब प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सी, दैट इज 273 केल्विन। इस कंडीशन को कहते हैं STP। गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, प्रेशर का वैल्यू 1, वॉल्यूम फाइंड करना है, और 1 मोल का इसका मतलब N इज इक्वल टू 1, R का वैल्यू होता है 0.0821 और टेम्परेचर है 273। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 22.4 लीटर। इसीलिए किसी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड किया है एट STP, मतलब इस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वैल्यू आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, राइट। तो इस तरीके के एनालिसिस को हम लोग कहते हैं मोल वॉल्यूम एनालिसिस, ऑलराइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थर्ड टाइप के एनालिसिस को, जिसको कि हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर A है गैसियस फॉर्म में,
ये 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, बी भी है गैसियस फॉर्म में, इससे बन रहा है फॉर एग्जांपल 5 मोल्स ऑफ सी, ये भी गैसियस फॉर्म में, एक गैसियस फॉर्म में है, बी भी गैसियस फॉर्म में है, सी भी गैसियस फॉर्म में होते हैं नेचर में। तो दिया हुआ कि बैलेंस रिएक्शन में इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, 2 मोल इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं, इसके 5 मोल रिएक्ट करते हैं। तो अगर अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अगर 5 लीटर रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने लीटर रिएक्ट करेंगे और इसके कितने लीटर रिएक्ट करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ गैस ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ गैस बी टू गिव 5 मोल ऑफ गैस सी। एक चीज ध्यान रखना है कि इस बैलेंस रिएक्शन में इसका मतलब हम इसको पढ़ते क्या है, इसका मतलब क्या होता है इस स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का, मोल्स। 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ बी बनते हैं, इसे 5 मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग इसको ये पढ़ते हैं। बट क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है और ये क्या है हमारे पास, रेशियो किस चीज का है, मोल का। मोल का रेशियो है हमारे पास बट वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये कि ये वॉल्यूम एनालिसिस है, कैसे ये चीज समझ में आ गई, ये इसीलिए क्योंकि एक का वॉल्यूम दिया है दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसीलिए इसको कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। अब करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोग एक चीज देखते हैं, एवोगैड्रोस लॉ मैंने बताया था पिछली वीडियो में। एवोगैड्रो लॉ बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम लोग कहेंगे कि V बाय एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होते हैं, कब, जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम कह देंगे कि दो अलग अलग गैस के लिए V1 मतलब पहला गैस के वॉल्यूम, N1 पहले गैस के मोल इज इक्वल टू V2 दूसरा गैस का वॉल्यूम और N2 दूसरे गैस के मोल्स। यहाँ पर V1 क्या है, यहाँ पे N1 है मोल ऑफ गैस A, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं गैस A। V1 क्या है, V1 है मोल ऑफ गैस B, ये V1 है वॉल्यूम ऑफ गैस A। N2 है मोल ऑफ गैस B एंड V2 है वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे A है वॉल्यूम ऑफ गैस B। मतलब N1 है इस चीज में, V1 है वॉल्यूम ऑफ गैस A, N1 है मोल ऑफ गैस A और V2 है वॉल्यूम ऑफ गैस B एंड N2 है मोल ऑफ गैस B। ये रिलेशन आया इससे, किससे, ये इस चीज को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो ने ये हाइपोथेसिस दिया था, एवोगैड्रोस लॉ। इसी चीज को यूज करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस को। क्या एवोगैड्रो ने कहा था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बात हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम गैस जो होंगे वो क्या होंगे, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इट मींस V बाय एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कि वॉल्यूम बाय मोल के रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होंगे, तो जो पहला गैस के लिए होगा वही दूसरा गैस के लिए होगा। इसका मतलब कि V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। Vn पहले गैस के लिए है और ये Vn दूसरे गैस के लिए है। तो इसका मतलब इस चीज से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस चीज को हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। क्या किया कि इस V2 को इधर लाया, इस N2 को इधर ले गया, तो मतलब हमारे पास रेशियो आ गया V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। तो इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोलर रेशियो, कह सकते हैं। इस चीज को हम लोग कह सकते हैं, ये जो लिखा है मैथमेटिकली इसको हम लोग वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो मोलर रेशियो होंगे वही क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम रेशियो दिस इज इक्वल टू मोलर रेशियो फॉर टू गैस। दो अलग गैस के लिए जो वॉल्यूम रेशियो होंगे वही मोलर रेशियो होंगे, कब, जब टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन सेम है। इसका मतलब इसके मोलर रेशियो क्या है, 2:1:5, ये इसके मोलर रेशियो है। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम रेशियो भी सेम होगा। इसका मतलब कि अगर इसके 2 लीटर रिएक्ट करेंगे तो इसके 1 लीटर रिएक्ट करेंगे और इसके 1 लीटर रिएक्ट करेंगे। जो मोल का रेशियो है वही
वॉल्यूम का रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चीज को यूज कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब क्या है, तो एवोगैड्रोस लॉ का कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन कांस्टेंट है तो वॉल्यूम गैस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इस चीज का मतलब है कि दो अलग अलग गैस के लिए वॉल्यूम का जो रेशियो, मोल का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। मतलब मोल का रेशियो ये है, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी थोड़ी देर से, तो यही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस गैस के लिए कि 2 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो 1 लीटर बी रिएक्ट करेंगे और 5 लीटर ऑफ सी रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, इस चीज का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें कि 2 लीटर ए reacts with 1 liter of B to give 5 liter of C। अब मुझे दिए हैं इसके 5 लीटर, फिर से क्या करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देना है और वैल्यू आ जाएगा B का और C का भी आ जाएगा। मतलब अब लिखेंगे कि 2 लीटर A reacts to give 1 लीटर B। अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 2 मीटर क्यूब A reacts to give 1 मीटर क्यूब B, बट क्वेश्चन में लीटर दिया है तो मैं लीटर मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट के लिए निकालना है। इसका मतलब 1 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, ये 1/2 लीटर बी बनेंगे। क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, 5, तो 5 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो ये कितने बनेंगे, हाफ इंटू 5, ये क्या हो जाएंगे, लीटर बी। तो यही हो जाएगा आंसर, मतलब कि 5/2 लीटर बनेगा बी। बी कितने बनेंगे, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 2.5 मतलब 5/2 लीटर। अब हम फाइंड करना है कि सी कितने बनेंगे, तो वही करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। कि इसका मतलब है कि 2 लीटर अगर ए रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, 5 लीटर सी बनते हैं। इस चीज़ का मतलब ये भी है, इसका मतलब है कि 1 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, ये 5/2 लीटर सी। क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 5, अगर 5 लीटर ए रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कितने बनेंगे सी, तो ये बन जाएंगे 5/2 इंटू 5, सही है ना। इसका मतलब कितने होंगे, 25/2 लीटर बने क्या, सी। तो सी कितने बने, 25/2 लीटर, और बी कितने बने, 5/2 लीटर। क्या किया, सिंपली हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि 2 मोल ए रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ए रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल लीटर रिएक्ट करते हैं बी, 2 लीटर ए रिएक्ट करते हैं तो 1 लीटर बी रिएक्ट करते हैं। तो 1 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो ये 1/2 लीटर बी रिएक्ट करेगा, तो 5 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 5 लीटर बी रिएक्ट करेंगे, ये वैल्यू हो गया। सिमिलरली 2 लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो 5 लीटर सी रिएक्ट करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब जो मोलर रेशियो वही वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स यूनिट लीटर ए रिएक्ट करेंगे तो 5/2 लीटर सी बनेंगे, और 5 लीटर ए रिएक्ट करेगा तो 5/2 इंटू 5 लीटर सी रिएक्ट करेंगे। तो ये हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, जो मोलर रेशियो दिए हुए हैं वही हो जाएंगे वॉल्यूम रेशियो। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल C2H6 इथेन गैस, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, रिएक्ट्स करते हैं ऑक्सीजन से तो इसका कंबस्शन होता है, इससे बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिए है कि इसके अगर 6 लीटर रिएक्ट करते हैं तो ये कितने लीटर रिएक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पता है कि ये भी गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और वाटर लिक्विड है। वाटर क्या है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो पूछ रहे मुझे ऑक्सीजन कितने लीटर बनेंगे और ये कितने लीटर बनेंगे। तो क्या करना है, वही चीज करना जो पिछले क्वेश्चन में किया था। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है, जो मोल का रेशियो होगा बैलेंस करके वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो बैलेंस कैसे करूंगा, तो सबसे पहले ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2। कार्बन के बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कितने हैं, 6, दैट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। अब ऑक्सीजन कर देना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। सारे चीज बैलेंस हो गए। इस चीज का मतलब है कि इसके 1 मोल अगर रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं और इसके 3 मोल बनते हैं। इस चीज का मतलब ये भी है कि जो गैस है तो इसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा तो इसका 2 लीटर रिएक्ट करेगा और इसके 2 लीटर बनेंगे। अब इसको हम लोग एनालाइज कर देंगे, मतलब मुझे पता है कि 1 लीटर C2H6 रिएक्ट करते हैं तो 2 लीटर O2 रिएक्ट करते हैं। तो ये यूनिट है, हमें यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना है। इसका मतलब 6 लीटर C2H6 रिएक्ट करेंगे तो 2 इंटू 6 इतने
लीटर O2 बनेंगे। तो वैल्यू कितने आ गई? 12 लीटर ऑक्सीजन, आंसर राइट। सेकेंड वाला क्या करूंगा, उसके लिए सेम करूंगा CO2 निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1 लीटर C2H6 रिएक्ट करते हैं तो 2 लीटर CO2 बनते हैं। क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 6। तो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस सही है ना? हाँ सही है। 3, अच्छा रिएक्शन बैलेंस सही नहीं है। 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है और 4, अच्छा ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितने हैं? 4 और यहाँ पे 3 7, मतलब यहाँ पे 7/2 लिखना होगा, 7/2 लिखना होगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब है कि अगर ये 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो ये 7/2 मोल रिएक्ट करते हैं। तो अगर 1 लीटर ये रिएक्ट करते हैं तो तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें उसी रेशो में ले लेना है, ठीक है ना। तो मतलब 7/2 ले लेना है, तो 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7/2 इंटू 6, तो इसका मतलब 42/2 लीटर रिएक्ट करेंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल CO2 के, तो मुझे पता है कि 1 लीटर C2H6 रिएक्ट करते हैं तो 2 लीटर CO2 बनते हैं। तो हमें निकालने क्या है? CO2। तो इसके कितने लिए हैं? 6 लीटर C2H6 रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 6 इंटू इजिकल टू 12 लीटर CO2 बनते हैं। तो बेसिकली ये करना है, बैलेंस करना है और इसका रेशियो लेना है। जो मोलर रेशियो हो जाएगा वही वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा, उसी रेशियो में इसके वॉल्यूम्स हमें फाइंड कर देने हैं। तो इस तरीके की एनालिसिस को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। अब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो हो जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करने होंगे? उसी मोलर रेशियो में बैलेंस कर देना होगा। इस क्वेश्चन में वही था, उसको सही से बैलेंस करना था और उस रेशियो लेना था, मोलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने कहा कि ये सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा? थोड़ा अगर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और ये कब आएगा? ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के तीनों पार्ट को हमने कर लिया है, मोल एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। अब उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, क्योंकि एक अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई क्या है? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई। ये क्या करती है? ये कार मैन्युफैक्चर करती है। तो मुझे पता है कि कार में व्हील्स कितने होते हैं? एक बैलेंस्ड कार में, मतलब कि एक कार के अंदर व्हील होते हैं 4, तो मैं लिखता हूँ कि 4 व्हील्स होते हैं कार में। और कार का मैं कोई एक और कंपोनेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग लेता हूँ, तो एक कार के अंदर कितने स्टीयरिंग होती है? 1, तो मतलब कि 1 स्टीयरिंग होती है। और क्या होता है? और क्या होता है? तो मैं कोई एक और पार्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ्रंट मिरर की बात, तो फ्रंट मिरर कितने होते हैं कार में? तो 2 होते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 2m। तो ये 3 चीज ही पर्टिकुलर, मतलब कि पर्टिकुलर डे में मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, तो इससे क्या बन रहा है? 1 कार बन रहा है। क्या हो रहा है? 4 व्हील लगते हैं, एक स्टीयरिंग लगता है और 2 फ्रंट मिरर लगता है, तो एक कार बना फॉर एग्जांपल। इतने कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर डे में अगर ये भी बना 100, ये भी बना 100, ये भी बना 100, तो पूछेगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? मतलब कि अगर 4, तो हम यूनिटरी मेथड 4 से 1 पे लगाएं, मतलब कि व्हील से कार पे लगाएं, या स्टीयरिंग से कार पे लगाएं, या मिरर से कार पे लगाएं। कौन सा चीज ऐसा है जो कि इस रिएक्शन को लिमिट कर रहा है? मतलब एक चीज ऐसा होगा जो कि कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और 2 चीज बचे रह जाएंगे। जो चीज जीरो हो जाएंगे वो चीज डिसाइड करेगा कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने कार बन रहे हैं, और जो 2 चीज बचे हुए हैं वो एक्सेस में रहेंगे। जो चीज जीरो हो जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसे और हम लोग इजी से समझते हैं, तो इसको और आसान करने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं कि 2 ही चीज रहने देते हैं, कार और
इसके व्हील और स्टीयरिंग की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये अभी नहीं है, हम लोग अभी दो ही चीज़ की बात करते हैं। इसकी कार मैन्युफैक्चरिंग है वो व्हील प्रोड्यूस करती है और स्टीयरिंग प्रोड्यूस करती है। तो एक बैलेंस कार के लिए 4 व्हील्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इससे क्या बनता है, 1 कार बनता है। तो किसी पर्टिकुलर डे में 100 क्या बन रहे हैं, उसके व्हील्स बन रहे हैं और 100 स्टीयरिंग बन रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कार्स बनेंगे। तो देखते हैं, तो 4 व्हील्स रिक्वायर्ड होता है तो एक स्टीयरिंग रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब कि 100 व्हील अगर हमें रिक्वायर्ड है तो कितने स्टीयरिंग रिक्वायर्ड होगी, उसका 1/4 दैट इज 25। तो इसका मतलब कि अगर ये 100 का 100 यूज हो गया तो ये कितने यूज होंगे, ये 25 यूज होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, या क्या बचा रह जाएंगे, 75 बचे रह जाएंगे। इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। इस चीज को हम लोग कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या होते हैं, ये ऐसे रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं which is completely consumed, which is completely consumed during chemical reaction। और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, एक्सेस रिएजेंट ऐसे केमिकल स्पीसीज होते हैं, ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि बचा रह जाता है, ठीक है ना, जो एक्सेस में रहता है, जो बचा रह जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको छोड़ के जो बचा हुआ एक्सेस रिएजेंट होगा। तो ये कैसे पता चला मुझे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि मैंने माना नहीं, ये होता है कि 4 मोल्स ऑफ, मतलब 4 व्हील रिएक्ट करते हैं, 4 व्हील और एक स्टीयरिंग मिल के एक कार बनता है। तो मतलब कि व्हील्स जो होते हैं स्टीयरिंग के 4 टाइम्स लगते हैं। तो मैंने माना कि ये 100 के 100 खत्म हो गए उस दिन में, पर्टिकुलर डे में। तो 100 में से 100 जीरो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, जो चीज़ 0 आ गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये 100 खत्म होंगे तो इसका 1/4 खत्म होगा, मतलब कि 25 खत्म होगा। तो इसका मतलब कि 75 बचे रह जाएंगे। तो ये बचे हुए रह गए, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सेस में है। अब कितने कार प्रोड्यूस होंगे, ये रेशियो होगा 4:1, 1:1 नहीं होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होते तो होता 1:1, बट इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इससे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। लिमिटिंग रिएजेंट को मैं शॉर्ट में LR लिख रहा हूँ। ये डिसाइड करते हैं, दिस डिसाइड्स द प्रोडक्ट, कितने प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से पता करेंगे कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, एक्सेस रिएजेंट से नहीं। अगर एक्सेस रिएजेंट से करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। हमें किससे करने होंगे, हमें करने होंगे लिमिटिंग रीजन के केस से। तो ये था लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं ये मान लेता क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, तो यहाँ पे -100 करता, ये वैल्यू 0 आ जाता। बट यहाँ पे क्या आता, देखिए अगर ये 100 हो जाते तो इसके 4 टाइम्स होने चाहिए, मतलब -400 होना चाहिए। 100 - 400 इक्वल टू -300। उसका मतलब ये नेगेटिव हो जाता था। तो एक चीज पॉजिटिव आना चाहिए, एक चीज 0 आना चाहिए, तो ये होगा हमारा। तो ये 0 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, तो ये हो गया लिमिटिंग, ये पॉजिटिव मतलब एक्सेस में रह गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 करता तो ये लिमिटिंग हो जाता, लेकिन ये माइनस हो जाता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा ये मानना गलत होता, तो फिर मुझे इस साइड से मानना होता। तो इसमें से क्या करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए, किसी को मैं 0 मान लूंगा, किसी को 0 कर दूंगा, मतलब किसी को माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको माइनस कर दिया और दूसरे को भी करूंगा। तो अगर एक 0 एक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक लिमिटिंग रीजेंट है, दूसरा एक्सेस रीजेंट है। लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेंगे कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होंगे, और जो एक्सेस रीजन रह जाएंगे उसको छोड़ देंगे, उसका यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं करेंगे। और ये डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये 4 व्हील रिएक्ट करते हैं तो एक कार प्रोड्यूस बनता है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 100 व्हील रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने कार प्रोड्यूस होंगे, तो 4 से 1, इसका मतलब 100 से ये कितने बनेंगे, 25 कार बनेंगे उस पर्टिकुलर दिन में। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 75 बच जाएगा, और ये 25 कार्स बनेंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक जो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया था, मोल मोल एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस के क्वेश्चंस, उन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस में एक ही चीज दिए रहते थे। फॉर एग्जांपल क्या रहते थे,
फॉर एग्जांपल N2 रिएक्ट करता था H2 से तो अमोनिया बनता था। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते थे, यहाँ पे लिख देते 2, यहाँ पे लिख देते 3। तो सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा रहता था, या तो इसके 5 मोल्स हैं तो इसके कितने बनेंगे, या क्वेश्चन में रहता था इसके 3 मोल्स हैं तो इसके कितने बनेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, अभी तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि दोनों चीज हो, दोनों चीज का कुछ अमाउंट दिया हुआ है, इसके 5 दिए हैं, इसके 3 दिए हैं, तो ये कितने बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं था अभी तक। अगर दोनों चीज दिया हुआ है, सारे रिएक्टिंग स्पीसीज दिए हुए हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद ही क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। क्या, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब जो वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब कि रिएक्शन के बाद, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि जीरो हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन। तो इस केस में मैंने यहाँ पे लिया है हाइपोथेटिकली कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया बन रहे हैं। तो अगर इसके 5 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं, तो कितने अमोनिया बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले तो हम डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रीजन, फिर आंसर इसका हो जाएगा। मतलब कि क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे बन रहे हैं अमोनिया। तो पहले इसे बैलेंस कर दिया, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 5, ये दिया है 3, ये दिया है 0। हमें फाइंड करने से सबसे पहले लिमिटिंग रीजन। मैं दोनों में से किसी को लिमिटिंग रीजन स्टार्टिंग में मान सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लिया, आप इसको भी मान सकते हो। तो वही लास्ट में एक ही पोजीशन पे आना होगा, तो पहले मैं इसको मान रहा हूँ, इसको मैं 0 कर दिया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब लिमिटिंग रीजन ये हो गया। अब देखते हैं, अगर ये 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल रिएक्ट करते हैं। 1 मोल अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये 5 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। इसका मतलब 5 इंटू 3 15 ये होंगे हाइड्रोजन, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो ये 5 अगर रिएक्ट कर गए तो ये 5 इंटू 3 15 करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, 15। वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ये तो लिमिटिंग रीजन आ गया, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हमारा मानना क्या था, रॉन्ग था, हमारा मानना गलत था। अब मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना होगा, मतलब इसे लिमिटिंग रीजन मानना होगा। अब फिर से नहीं सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं किसी को लिमिटिंग रीजन माना, एक 0 आया, एक पॉजिटिव आ गया, मतलब कि जो 0 आया वो लिमिटिंग रीजन है, जो पॉजिटिव आया वो एक्सिस है। अगर ऐसा नहीं हुआ, एक 0 हुआ, दूसरा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मेरा मानना रॉन्ग था, दूसरा लिमिटिंग रीजन होगा। सीधा सीधा इतना कर देंगे। या इसको मैं फिर से करता हूँ, 5 3, अब इसको लिमिटिंग रीजन मानता हूँ, तो ये हो गया -3, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखते हैं, अगर ये 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो ये कितने बनेंगे, 1/3 मोल रिएक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में हमने कितने मोल रिएक्ट कराए हैं, तो क्वेश्चन में एक्चुअली 3 मोल रिएक्ट कराया था। तो 3 मोल रिएक्ट कराया था, तो कितने करेंगे, 1 मोल। इसका मतलब कि -1 हो जाएगा, मतलब कि 4। तो ये हो गया, अभी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या आ गए, ये आ गए एक्सिस रिएजेंट। तो ये डिसाइड करेंगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कहा कि मैं किसी को मान लूंगा लिमिटिंग रिएजेंट, इसे मान लिया। अगर एक 0 एक पॉजिटिव आ जाए तो जो 0 लिमिटिंग रिएजेंट, जो पॉजिटिव है वो एक्सिस रिएजेंट। अगर ऐसा नहीं आता है, एक 0 एक निगेटिव आता है, तो मेरा मानना गलत था, दूसरा वाला विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। सारे क्वेश्चन में यही करना है, सारे क्वेश्चन में ये चीज वैलिड होगा। ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, तो मैंने लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे पहले था। इसका मतलब है कि 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में एक्चुअली 3 मोल्स ही लिए हैं, 3 मोल्स ही लिए हैं। इसका मतलब मुझे पता है कि 3 मोल ये रिएक्ट करेंगे तो ये कितने करेंगे, 2 मोल। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 2। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये यूज होगा क्वेश्चंस में, इस पे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो इस चीज़ का लिमिटिंग रीजन का एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है, मोल एनालिसिस में, मोल वॉल्यूम एनालिसिस, या इवन वॉल्यूम एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि C2H6 रिएक्ट्स विथ, पिछले वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसे बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पहले इसे बैलेंस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो यहाँ पे 3 लिखा हूँ। अब यहाँ पे कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4 and 3 7,
तो यहाँ पे कर दिया 7/2। क्वेश्चन में अगर ये भी ले लिया कि ये भी 5 मोल्स हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है 5 लीटर और ये भी है 5 लीटर, दोनों लिया है। तो ये कितने लीटर बनेंगे? क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है ऐसे। पिछले क्वेश्चन में क्या थे? पिछले क्वेश्चन में थे वॉल्यूम है, पिछले क्वेश्चन में थे कि इसका मोल्स लिया था, सॉरी सिर्फ एक ही चीज लिया था, या तो इसका लिया होगा या इसका लिया होगा, दोनों ने लिया था। तो अभी दोनों लिया है, तो हमें क्या करना होंगे? लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना होंगे। अब मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, ये 1 मोल है, ये 7/2 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। तो मैंने कहा था एवोगाड्रोस लॉ से जो मोलर रेशियो होंगे वही वॉल्यूम रेशियो होंगे। मोलर रेशियो है 1, 7/2, 2, 3। इसका मतलब ये भी होगा कि इसके अगर 1 लीटर रिएक्ट करेंगे तो इसके 7/2 लीटर रिएक्ट करेंगे, इसके 2 लीटर प्रोड्यूस होंगे एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही वॉल्यूम रेशियो हो गया। इसका मतलब इसके अगर 1 लीटर रिएक्ट करेंगे, इसके 7/2 रिएक्ट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला ये वाला लिमिटिंग रीजेंट है, मतलब कि इसको मैंने 0 कर देता हूँ, ये 0 हो गया। अब देखते हैं कि 1 अगर C2H6 रिएक्ट करते हैं तो 7/2 ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। तो अगर इसके 5 रिएक्ट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 7/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 35/2। तो ये कितने रिएक्ट करेंगे? 5 माइनस 35/2, 5 माइनस 35/2, दिस माइनस 35/2। तो 35/2 का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 17.5। 5 माइनस 17.5 मतलब कि ये वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब कि मेरा मानना गलत था, ये लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। एक 0 एक नेगेटिव आ गया, मतलब मानना गलत था, पहला लिमिटिंग रीजन दूसरा होगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इससे हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से अब डिसाइड होगा प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन हो जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके ये 5 मोल डिसाइड करेंगे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये एक्सेस बनेंगे, इससे अब मतलब नहीं रह गया। इसका मतलब है कि 7/2 लीटर अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो ये 2 इंटू हो जाएंगे 2/7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे। 2 इंटू 2/7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 5 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2/7 इंटू 5, इतने लीटर रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसका वैल्यू कितना आ गया? इसको सॉल्व करना है 20/7। तो कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। तो ये हो गया, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हमें देखने होंगे ये हर उस समय जिस समय कि सारे रिएक्टिंग स्पीसीज या 2 रिएक्टिंग स्पीसीज का मोल्स या वॉल्यूम दिया रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC, और फिर देखेंगे इस पे क्वेश्चंस और आगे की चीज़ स्टोइकियोमेट्री के अंदर में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, आप कांटेक्ट में रहें, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।